नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा लोकल लाइब्रेरी दुनिया भर की किताबों और जानकारी तक पहुंच आखिर देता कैसे है? आज हम उन्हीं खुफिया नेटवर्कों की दुनिया में चलेंगे जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और ज्ञान की इस दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक अकेला पुस्तकालय इन्फॉर्मेशन के इतने बड़े समंदर तक अपनी पहुंच कैसे बना सकता है। इसका जवाब दरअसल एक ही शब्द में छिपा है: सहयोग। और आज हम इसी सहयोग की कहानी को समझने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक जमाना था जब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए हफ्तों या कभी-कभी तो महीनों इंतजार करना पड़ता था। और आज तो लाखों रिसोर्सेज बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। ये जो जादुई बदलाव आया है ना, वो इन्हीं नेटवर्कों की वजह से मुमकिन हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी मुश्किल को समझते हैं जिसका सामना हर लाइब्रेरी को करना पड़ता है। देखिए, समस्या ये है कि हर दिन इतनी नई जानकारी पैदा हो रही है कि कोई भी एक लाइब्रेरी उसे अपनी शेल्फ में नहीं भर सकती, और ना ही उसके पास इतना बजट होता है। तो सवाल ये था कि कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ये था पुराना तरीका। सोच कर ही सिर चकरा जाए। एक किताब के लिए कितना लंबा और थका देने वाला सफर तय करना पड़ता था। ये एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें इंफॉर्मेशन अक्सर गुम हो जाती थी और लोगों का कीमती वक्त बर्बाद होता था। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, टेक्नोलॉजी ने आकर सब कुछ बदल दिया और इस समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान सामने आया। साल 1975 में लाइब्रेरी नेटवर्क की एक परिभाषा दी गई। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर असल में इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था, बल्कि मिलकर काम करने के बारे में था। एक कॉमन गोल के लिए एक सिस्टम बनाने के बारे में। ये सहयोग का एक नया ढांचा था। और भारत में तो 80 के दशक में जैसे क्रांति ही आ गई। जैसे ही टेलीफोन और इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज आईं, इस टाइमलाइन को देखिए, कैसे कुछ ही सालों के अंदर एक के बाद एक बड़े लाइब्रेरी नेटवर्क्स बने और इन्होंने जानकारी को शेयर करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, ये नेटवर्क असल में काम कैसे करते हैं? चलिए, इसे समझने के लिए भारत के दो सबसे बड़े और असरदार नेटवर्क्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फीनेट की। इसका पूरा फोकस भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों पर है, ताकि वहां पढ़ने और रिसर्च करने वालों को बेहतरीन से बेहतरीन रिसोर्सेज मिल सकें। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 8,500 से भी ज्यादा ये पीएचडी की थीसिस हैं। इन्फिनेट की शोधगंगा पहल की वजह से ये सारा ज्ञान अब हर किसी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। ये रिसर्च करने वालों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है, सच में। तो एक स्टूडेंट या रिसर्चर के लिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब घर बैठे बैठे ही पीएचडी रिसर्च पढ़ी जा सकती है, भारतीय जर्नल्स तक पहुंचा जा सकता है, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सी किताब देश की किस लाइब्रेरी में मौजूद है। अब आते हैं डेलनेट पर। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये दिल्ली की कुछ लाइब्रेरियों के एक छोटे से ग्रुप से शुरू हुआ था, लेकिन आज ये पूरे देश और दुनिया में फैल चुका है। इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसके सफर को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। 4,600 से भी ज्यादा लाइब्रेरियां, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि ये हजारों लाइब्रेरियां एक साथ मिलकर अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं, जिससे ज्ञान का एक बहुत बड़ा जाल बन रहा है। तो इससे फायदा क्या होता है? सोचिए जरा। एक ही जगह से एक ही सर्च में 7 करोड़ से ज्यादा किताबों और लाखों जर्नल आर्टिकल्स का पता चल जाता है। बस यही है डेलनेट की असली ताकत। ठीक है, तो नेटवर्क्स ने पुरानी किताबों को शेयर करने की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन फिर आया डिजिटल जमाना और उसके साथ आई नई चुनौतियां, जैसे कि महंगे ऑनलाइन जर्नल्स और डेटाबेसेस। अब इनसे निपटने के लिए एक नया आइडिया सामने आया: कंसोर्टिया। इसे ऐसे समझिए, नेटवर्क का मतलब था, देखो, मेरे पास जो किताब है वो तुम ले लो। लेकिन कंसोर्शिया का मतलब है, चलो हम सब मिलकर पैसे डालते हैं और वो महंगा वाला ऑनलाइन जर्नल खरीद लेते हैं जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकें। ये शेयरिंग से ग्रुप बाइंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडेस्ट कंसोर्शियम, जो खास तौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के संस्थानों के लिए बनाया गया है। अब इंडेस का मॉडल ना बड़ा स्मार्ट है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाले फंडे पे नहीं चलता। जो बड़े और कोर संस्थान हैं, जैसे आईआईटीज, उन्हें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, जबकि छोटे संस्थान अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये कलेक्टिव बाइंग का एक बहुत ही कुशल तरीका है।
चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि इन नेटवर्क्स के सामने क्या चुनौतियां हैं और दुनिया भर में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन देखिए, ये सफ़र इतना आसान भी नहीं है, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी लिपियां हैं। ये पक्का करना कि हर किसी को अपनी भाषा में जानकारी मिले, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके लिए लगातार नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये तो एक ग्लोबल मूवमेंट है, ज्ञान को जोड़ने का। पूरी दुनिया की लाइब्रेरियां एक साथ आ रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि जब बात ज्ञान की हो तो कोई सरहदें मायने नहीं रखती। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे हर चीज पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है, क्या हमें इन नेटवर्क्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर इंफॉर्मेशन के इस अंतहीन समंदर में सही रास्ता दिखाने के लिए ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।